आज हम जो इतिहास पढ़ रहे थे उनमें अपन को जो प्राचीन इतिहास पढ़ रहा था उनमें अपन ने पार्ट फर्स्ट कर लिया था। आज अपन को पार्ट सेकंड करना है जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो बड़े धैर्य के साथ बैठिएगा, लिखते जरूर चलिएगा ताकि आप लोगों को बात चीज़ याद हो जाए। क्योंकि जो अपन पढ़ रहे हैं ना, अपन हिस्ट्री को बिल्कुल विस्तार से पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं? बिल्कुल विस्तार से पढ़ रहे हैं। यदि आप विस्तार से पढ़ते हैं किसी भी सब्जेक्ट को तो आपको पूरा का पूरा पेपर जो होता है उसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाते। तो हमेशा याद रखिएगा विस्तार से पढ़िएगा। तो अपन ने जब स्टार्ट किया था तो हर एक चीज़, चाहे वो ज्योग्राफी हो चाहे वो हिस्ट्री हो, उसको अपन ने सब क्या किया था, तो बिल्कुल विस्तार से पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, आज का वीडियो जो आपका हुआ इतिहास का, प्राचीन इतिहास का सेकंड पार्ट, क्योंकि जो अपना प्राचीन इतिहास है उसको अपन ने अलग तरीके से फर्स्ट और सेकंड से स्टार्ट किया है। इसके पहले जो आपके पार्ट है वो महत्वपूर्ण जानकारी के अनुसार आपको हिस्ट्री के पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो दूसरे पार्ट में आप देखेंगे अपन जो आज का आधुनिक मानव है, तो आधुनिक मानव का क्रमिक विकास कैसे हुआ, क्या देखना है आपको, आधुनिक मानव का क्रमिक विकास कैसे हुआ। और इसके बाद आपको एक दूसरा टॉपिक भी है, इसी में उसको भी खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो आपकी हेडिंग क्या हो जाएगी, आधुनिक मानव का आधुनिक मानव का क्रमिक विकास। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा आपको दिमाग में लगाना होगा कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अपन ने पढ़ना, अपन ने हर एक चीज विस्तार से पढ़ी तो है। अच्छा, दूसरी चीज क्या करना है आपको, जब तक हम अपने खुद की बिल्कुल जड़ पर नहीं पहुंचेंगे, उस जड़ को पढ़ने के लिए ही अब उस जड़ पर पहुंच जाएंगे हम। जैसे मान लो मनुष्य है, मनुष्य के विकास को देखते हैं, मनुष्य ने कैसे कैसे धीरे धीरे क्या किया, उसका परिवर्तन हुआ, कैसे कैसे उसका विकास हुआ, वही तो हमें इतिहास में पढ़ना पड़ता है, उसी को तो हम इतिहास में पढ़ते हैं। तो अपन ने क्या किया, जो इतिहास है उसको अपन कायदे से शुरू से लेकर एंड तक चलेंगे, अपन पूरा का पूरा आधुनिक इतिहास तक चलेंगे। तो पढ़ना सब चाहिए, सब अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य है। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग क्या हो जाएगी, होमोनिड्स। अच्छा, होमोनिड्स जो होते हैं, हमने फ्लोचार्ट के माध्यम से आपको उस बताया था कि आपका जो होमोनिड्स है, रामापिथेकस है, हमने आपको मैप में आपको बता दिया था कौन सा कहाँ पर है। लेकिन उनका जो विकास हुआ है, कैसे कैसे मानव ग्रुप, कैसे कैसे चलना सीखा, मुड़ कर नहीं देते, झुक कर नहीं देते, थोड़ा उठ कर लेंगे, फिर धीरे धीरे उन लोगों ने काम क्या किए। तो ये सारी चीजें आज अपनी खत्म हो जाएंगी और आपको आज ये भी पता चल जाएगा कि मनुष्य जो होता है रियलिटी में कहाँ का कैसा बुद्धिमान होता है, कहाँ कारीगर होते हैं, कहाँ कैसे होते हैं। तो ये सारी जानकारी पर होना बहुत अनिवार्य होता है। तो सबसे पहले हेडिंग हो जाएगी होमोनिड्स। पहले हेडिंग डाल लेते हैं अपन क्या, तो होमोनिड्स। ठीक है, यदि हम होमोनिड्स मनुष्य की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत इसका जो विकास हुआ है, इसका विकास हुआ है आपका प्लीस्टोसीन युग में, अर्थात उसका नाम होता है हिम युग। प्लीस्टोसीन का मतलब है हिम युग, हिम युग। अच्छा, दूसरी बात हमने ये भी बताया था आपको कि प्लीस्टोसीन युग जो हिम युग होता है, यह मानव सबसे पहले आपको पता होगा इसका जन्म कहाँ पर हुआ, तो अफ्रीका में। बस यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है एक्स्ट्रा में कि यह एक ऐसा मानव था जो अर्ध झुका हुआ, अर्ध मतलब आधा झुका हुए, आगे झुका हुआ चलता था, मतलब अर्ध मुद्रा में झुका हुआ चलने वाला मानव था, जो कि रामापिथेकस कहलाया। ठीक है, क्योंकि मैं बता तो पहले भी दिया था, लेकिन आज अपन को उसको विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, तो होमोनिड्स जो होते हैं ये कैसे, तो यह है प्लीस्टोसीन, यह है प्लीस्टोसीन, इसी को बोलते हैं हिम युग।
प्लेस्टोसीन अर्थात युग में जन्मे मानव। कौन से होते हैं? प्लेस्टोसीन का युग में जन्मे आदि मानव है या आदि मानव लोग हैं जो कहाँ जन्मे? तो अफ्रीका में जन्मे। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, यह एक ऐसा मनुष्य था जो कैसा, आधा झुका हुआ अर्थात अर्ध उत्थान वाला जो रामापिथेकस कहलाया। ठीक है, यानी यह एक ऐसा मनुष्य था जो कौन सा कहलाया? अपना अर्ध उत्थान, मतलब आधा झुककर चलने वाला, उसी को बोला गया रामापिथेकस। तो आज अपन ने ये देख लिया कि जो होमोनिड्स जो मनुष्य थे वो प्लेस्टोसीन युग अर्थात हिम युग में पैदा हुए और इनका जन्म कहाँ होगा? सबसे पहले तो अफ्रीका में होगा। और यह एक अर्ध उत्थान अवस्था में चलने वाले क्या थे? तो रामापिथेकस के नाम से जाने गए मनुष्य। ठीक है, अच्छा इसके बाद दूसरी हेड हो जाएगी ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्या हो जाएगी आपकी? तो दूसरी हेड हो जाएगी आपकी ऑस्ट्रेलोपिथेकस। दूसरी हेड हो जाएगी आपकी ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अच्छा, इस चीज में, अच्छा इस समय में, मतलब इस समय जो मनुष्य है उसने प्रथम बार सीधा चला, यानी अगर यहाँ पर थोड़ा समझना है आपको, यदि आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य जो है वह सीधा कब चला, तो ओनली चला, सीधा खड़ा होकर चलने नहीं लगा, ओनली सीधा चला फिर जाइए कैसे हो झुको, मतलब थोड़ा चलो फिर झुक गए, मतलब धीरे धीरे क्या होगा? विकास होगा इंसान का और कुछ चीजों का ह्रास हुआ। तो आपको समझना है ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, इसमें मानव सीधे चला और इसमें पहला पॉइंट लिख देते हैं अपन, तो इसमें मानव कैसे चला? सीधा चला। इसमें क्या होगा? इसमें मनुष्य जो है सीधा चला, इसे दूसरा पॉइंट का हो जाए अपनो, इसे प्रोटो मानव, इसे कौन सा? इसे प्रोटो मानव या आदि मानव, जिसको बोलते हैं आदि मानव कहा गया। ठीक है, अच्छा तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस में आपने देखा है, आपने जानकारी कर ली है कि इसमें यह मानव जो क्या होगा? सीधा चला। इसको क्या बोला गया? इसे प्रोटो मानव या आदि मानव के नाम से जाना गया था। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा तीसरी हेड, यानी हम तीसरी हेड की बात करते हैं तो तीसरी हेड हो जाएगी आपकी होमो हैबिलिस। जो आपकी तीसरी हेड होगी वो होगी होमो हैबिलिस। यदि हम होमो हैबिलिस की बात करते हैं तो यह है कारीगर मानव। इसको थोड़ा सा और याद करके चलेंगे अपन, इसे कारीगर मानव कहा गया। यह है मतलब इसने काम करना शुरू किया है। तो अब वहां से आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। अच्छा, यह है इसके बारे में थोड़ा सा याद करना है आपको। यह प्रथम ऐसा मनुष्य था जिसने पत्थरों के औजार बनाए। यह है प्रथम मानव जिसने क्या किया? जिसने पत्थरों के औजार बनाए।
ठीक है। तो आपको पता चल गया होमो हैबिलिस जो होता है यह एक कारीगर मानव होता है और यह एक ऐसा मानव था, यह प्रथम मानव था जिसने पत्थरों से औजार बनाए। तो अब आप थोड़ा सा समझते चलेंगे। पहला जो मानव होमोनिड्स या प्लेस्टोसीन युग का जन्मा आद मानव था जो अफ्रीका में जन्मा, यानी ये मानव था जो अफ्रीका में जन्मा। इसके बाद यह एडोऑक्थान चलने वाली अवस्था में और चलने वाला जो रामाचंद्र से कहलाया। यह अपना पहला हो गया था। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस की बात करते हैं तो इसमें मनुष्य क्या हुआ, सीधा चला। इसे प्रोटो मानव या आदि मानव कहा गया है। इसमें क्या बोला गया है, प्रोटो मानव या आदि मानव कहा गया है। इस पर होमो हैबिलिस जो अपना होता है यह एक कारीगर मानव था। एक कैसा मानव था, यह एक कारीगर मानव था और यह प्रथम मनुष्य था जिसने पत्थरों के औजार बनाए। ठीक है। इसके बाद आपकी चौथी हेडिंग हो जाएगी होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, ठीक है। अच्छा, तो चौथी हेडिंग आपने क्या हुई, होमो इरेक्टस। ठीक है। इसमें क्या हुआ, सीधे खड़ा होकर चलने वाला मनुष्य। यह क्या हुआ, यह है सीधे खड़ा होकर चलने वाला मानव। तो धीरे धीरे परिवर्तन हुआ क्या नहीं हुआ, तो यह सीधे खड़ा होकर अब सीधे चलने लगी मनुष्य। क्या होने लगे, सीधे चलने वाले मनुष्य, यानी कि जो होमो इरेक्टस है वह सीधे खड़ा होकर चलने वाला मानव था। ठीक है, मानव था। यदि बात करते हैं इस मानव की तो इसमें पत्थर के हस्तकुठार इम्पोर्टेंट है। पत्थर के हस्तकुठार तथा अग्नि का आविष्कार। इसने क्या कर दिया, अग्नि का आविष्कार किया। और यदि हम बात करते हैं इस मानव की तो इसमें इसके लिए आपको एक पॉइंट और याद करके चलना कि पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए भारत के जो नर्मदा नदी है उसके किनारे पर इसका मानव कंकाल पाया गया है। क्या पाया गया है, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले होते हैं। यदि बात करें इस मानव की, इसकी होमो इरेक्टस की, तो इसमें नर्मदा के पास जो हथनौरा, नर्मदा के पास हथनौरा, हथनौरा से क्या मिला इसका, तो इसका मानव सर का कपाल, यानी सर यानी कपाल, कपाल सर का अर्थात कपाल का कपाल मिला। इसको ऐसा कर देते हैं, क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, तो हथनौरा से इसका सर यानी कि मानव का क्या होगा, इसके सर का कपाल मिला। कहाँ से, तो नर्मदा के हथनौरा से। तो यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपने देखा कि होमोनिड्स प्लेस्टोसीन युग में जन्मे, सबसे पहले अफ्रीका में जन्मे और यह एडोऑक्थान अवस्था में चलने वाले मनुष्य थे जिन्हें रामापिथेकस कहा गया। ठीक है। दूसरा आपने ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसमें मानव सीधा चला ओनली चला, जिस मानव खड़ा हो गया फिर थोड़ा चला देखते जो गया। तो इसमें क्या हुआ, मनुष्य सीधा चला। इसमें इसे प्रोटो मानव या आदि मानव कहा गया, यानी कि आदि मानव बोलेगा। इसके बाद होमो हैबिलिस, यह कारीगर मानव था क्योंकि यह एक प्रथम मानव था जिसने पत्थरों के औजार बनाना शुरू किया। इसके बाद होमो इरेक्टस, धीरे धीरे देखो परिवर्तन होता है और प्रकृति का नियम ही है परिवर्तन होना। ठीक है। तो होमो इरेक्टस जो होते हैं यह सीधे खड़े होकर चलने वाले मानव होंगे और इन्होंने पत्थर की हस्तकुठार और अग्नि का आविष्कार किया और इनके जो अवशेष है उसका कपाल है ये आपका नर्मदा के पास हथनौरा से प्राप्त होता है। इसके बाद अगली हेडिंग हो जाएगी आपकी पांचवी हेडिंग हो जाएगी आपकी होमो सेपियंस निएंडरथल। होमो सेपियंस
होमो सेपियंस निएंडरथल। अब थोड़ा अच्छे से समझ चले। होमो सेपियंस निएंडरथल का मतलब क्या होता है? जर्मनी में एक घाटी है निएंडरथल, उसके नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? तो होमो सेपियंस निएंडरथल रखा गया। जो ये मानव है निएंडरथल घाटी वाले, ये बुद्धिमान, कौन से? बुद्धिमान मानव कहलाए, यानी इनको क्या बोला गया? बुद्धिमान। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट आपको देखना है, यह है बुद्धिमान मानव। तो पहली चीज क्या हो जाएगी? यह है बुद्धिमान मानव, पहला पॉइंट। अब आपको बस समझ आ गई कि जर्मनी यानी इंग्लैंड के तहत यूरोप में सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोगों का एक काय है, तो उसको डीजे शुरू में इसरा हुआ कि होमो सेपियंस निएंडरथल अर्थात बुद्धिमान मानव जो के तहत जर्मनी में। तो आपको पता होना चाहिए, दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे ये है कि जर्मनी में निएंडरथल घाटी के नाम पर है। इनका नाम किसके? तो निएंडर घाटी पर, घाटी के नाम पर इनका नाम क्या हो गया? तो होमो सेपियंस निएंडरथल हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद सबसे पहली बार इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम बार इस मानव ने क्या किया? प्रथम बार अंतिम संस्कार, मनुष्य का अंतिम संस्कार करने वाला मानव था। ये कैसा था? तो प्रथम बार अंतिम संस्कार करने वाला मानव था। तो हमने देखा होमो सेपियंस निएंडरथल। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि होमो सेपियंस निएंडरथल मानव था, यह एक बुद्धिमान मानव था। अब आपको थोड़ा सा समझना है, यहाँ पर अपनी हिस्ट्री में अपन लोग पढ़ते हैं यूरोप वासी, जो यूरोप में जो देश हैं वो सारे के सारे देशों में पूरे वर्ल्ड पर राज्य किया, लगभग पूरे वर्ल्ड पर क्या क्या शासन किया। तो इसका कारण यही है कि यह लोग जो थे ये बुद्धिमान लोग थे। और देखो, बुद्धि बहुत बड़ी चीज होती है, समझने वाले समझ सकते हैं। बुद्धि से ही हम किसी दूसरे को विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज के लिए सबसे पहले होना चाहिए कि पास बुद्धि। तो बुद्धिमान जो लोग थे उनको उनकी पैदावार यानी वो कहाँ पैदा हुई सबसे ज्यादा? तो यहाँ पर आते समय से परिवर्तन के अनुसार जो बुद्धिमान लोग होते गए, तो वो कहाँ पर हुए? तो जर्मनी, इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन के पास में आसपास उसी यूरोप वाले क्षेत्र में पैदा हुए। तो जब वो वहाँ पर हुए तो दिखा दिया आपके सामने कि बुद्धिमान मानव का निर्माण कहाँ होगा? तो होमो सेपियंस निएंडरथल घाटी में। तो यह जर्मनी में निएंडरथल घाटी के नाम से इसका नामकरण हुआ। और यह प्रथम ऐसा मानव था जिसने अंतिम संस्कार करना शुरू किया। तो अब आप समझो अपने आप को कि ये जिस सारी चीजें हैं, औजार बनाया गया है, अग्नि और संस्कार पहले से चले आ रहे हैं, धीरे धीरे उनमें परिवर्तन। देखो, लाखों साल हजारों साल लगे हैं इन सारे परिवर्तन में। क्योंकि अब यहाँ पर थोड़ा सा सुनो, होमोनिड्स जो थे यह पूरी की पूरी तरह क्या थे? बंदर के रूप में थे, यानी बंदर यानी कि कपी के रूप में थे। इनके पूरे शरीर पर रोम हुआ करते थे, इनके पूरे शरीर पर रोम हुआ करते थे, इनकी पूंछ भी हुआ करती थी, यानी अपन लोगों की पूंछ भी हुआ करती थी। धीरे धीरे क्या हुआ? इसी का बदलाव है। तो इसी के मतलब थोड़ा थोड़ा मनुष्य में इसमें क्या हुआ? बदलाव होता गया है। जैसे आ गया है ऑस्ट्रेलोपिथेकस में, तो इसमें मनुष्य उसने धीरे धीरे क्या हुआ? सीधा चला। अब क्यों? कारण क्या होता है? पहले मनुष्य को जो पेड़ थे उन पर चढ़ते थे। अब पेड़ों पर चढ़ने के बाद भी जैसे मान लो किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो हम थोड़ा सा ऊपर से मेहनत करेंगे। जैसे उसने थोड़ा आवश्यकता के अनुसार ऊपर उठना शुरू किया तो उसमें सीधा क्या होगा? थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होना शुरू हो गया। अच्छा, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस इसमें सीधा मनुष्य सीधा अब आपने देखा ना, लंगूर होते हैं वो ऐसे कर हो जाते हैं, देख लेते हैं, फिर सीधे छू जाते हैं। तो वो चीज हो गई इसमें। और इसमें जैसे ही आदि मानव कैसे थे? थोड़े झुके हुए थे, ऐसे सीधा तो चलने लगे लेकिन क्या होने लगे? सीधा झुके हुए होने लगे। इसका होमो हैबिलिस कार्य करना। अब इसमें क्या होगा? पूरी तरह से खड़े हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? लगभग पूरी तरह से खड़े हो गए। एक प्रथम मानव था जो पत्थरों का औजार बनाया। तो पत्थरों को औजार बनाने वाला कौन सा था? होमो इरेक्टस
अब खड़ा हो गया। अब यहाँ पर बिल्कुल अब अपन क्या होगा, अपन में धीरे धीरे अपन दोनों सीधे खड़े हो गए। सीधे खड़े होने के बाद अपन ने चलना, अपने काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, खड़ा होकर चलने वाला मानव था। पहली बार पत्थर की हस्तकुठार आदमी का आविष्कार इसी व्यक्ति ने किया, होमो इरेक्टस। यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नर्मदा के हथनवार से इसका कपाल मिला है, तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए। इसके होमो सेपियंस निएंडरथल, यदि होमो सेपियंस निएंडरथल की बात करते हैं तो यह बुद्धिमान मानव था और इसने इसका नामकरण कैसे हुआ, तो जर्मनी के निएंडरथल घाटी। अभी कुछ और याद करना, निएंडरथल घाटी कहाँ पर आपकी, तो जर्मनी में हो जाती है। और प्रथम बार इसने क्या किया, अंतिम संस्कार करने वाले मनुष्य हो जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगली हड्डी। यदि अगली हड्डी की बात करते हैं तो सबसे एंड में अब लास्ट में होमो सेपियंस आ जाए। क्या हो जाएगा आपका, होमो सेपियंस। यदि होमो सेपियंस की बात करते हैं तो यह है आधुनिक मानव कहलाता है। यही आधुनिक मानव है जो अपन लोग अपन पढ़ते हैं, आधुनिक मानव। यह कौन सा मानव हुआ, तो आपका आधुनिक मानव हुआ है। यदि हम बात करते हैं तो इसी मनुष्य को क्रो-मैग्नोन के, यह मनुष्य अपन जो है क्रो-मैग्नोन के रूप में जाने गए। और क्रो-मैग्नोन के रूप में यह भी आपको 3 प्रकार के शिल्पकार, जो अपन लोग कैसे है ऐसे तो है, तो इसको भी 3 रूपों में बांटा गया है। कैसे 3 रूपों में बांटा गया है, 3 रूपों में। क्रो-मैग्नोन कहा गया। तो पहला पॉइंट क्या होगा आपका, इसे क्रो-मैग्नोन कहा गया। ठीक है, तो आपको पहला वर्ड कहा गया, इसे क्रो-मैग्नोन कहा गया। अच्छा, अब इसका काम क्या था, इसने क्या किया, यह गुफा चित्रकारी, इंपोर्टेंट है याद करना, गुफा चित्रकारी। यह मनुष्य हुआ जो होमो सेपियंस, अपन लोग अब अपने ऊपर आ गए। तो इसी मनुष्य ने धीरे धीरे, आपने देखा होगा सभ्यता में कि गुफाओं के ऊपर चित्र बनाना, भित्ति चित्र आपने पढ़ा होगा इतिहास में, वो सारी चीजें ही हैं। यदि इसको अपन पूरे अपने लाइफ सर्कल पर रखें मनुष्य के, तो सारी चीजें आपको पूरी क्लियर होती जाएगी। तो इसने क्या किया, गुफा चित्रकारी, हाथी दांत होते हैं, उन्होंने से क्या किया, मूर्ति बनाना स्टार्ट किया। उसने क्या किया, तो गुफा चित्रकारी तथा हाथी दांत किसके द्वारा, हाथी दांत से मूर्ति बनाने वाला कितने भाव में बांटा गया था, मूर्ति बनाने वाले 3, कितने, तो 3 मानव हुए। 3 मानव हुए। अच्छा, तो ये 3 मानव अपने कौन कौन से हो जाते हैं, तो नंबर 1 कार्केसस, कौन से हो जाए आपके, नंबर 1 कौन सा हो जाएगा आपका, कार्केसस हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2, अच्छा कार्केसस क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। आपको पता होना चाहिए यूरोप तथा एशिया, इसके बीच में, यूरोप तथा एशिया के बीच में जो स्थल बॉर्डर होता है, उसको यह विभाजन का काम करता है कार्केसस। तो वहां पर पाए जाने वाले लोग, अच्छा क्या होता है, जो जैसे जहां पर स्थल के नाम होते हैं उनके नाम पर ही इनके नाम रखे जाते हैं। आपने देखा होगा अपने भारत में बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जिनके नाम वहां पर जो स्थान होते हैं उनके नाम पर ये जनजातियों के नाम दिए गए। तो यदि बात करते हैं तो पहला कार्केसस, तो कार्केसस पर्वत। अब यहाँ पर पूरा समझ के चलना आपको, भूगोल देखो क्या होता है, सब्जेक्ट रिलेशन होता है। यदि आप सब्जेक्ट में सब्जेक्ट का रिलेशन करना सीख जाते हैं तो मुझे पता है कि आपको कोई नहीं आना सकता है। यदि हम बात करते हैं कार्केसस की, तो कार्केसस पर्वत जो होता है, कार्केसस पर्वत और कैस्पियन सागर, आपने सुना भी होगा, ये बॉर्डर बनाते हैं एशिया तथा अफ्रीका के, एशिया तथा यूरोप के बीच में। तो कार्केसस का मतलब आप समझ आ गया होगा कि वहां पर पाए जाने वाले लोग जो कैसे थे, गुफा चित्रकारी का मूर्ति बनाने का काम करने लगे और वह किसमें आने लगे, होमो सेपियंस में आने लगे। इसके बाद दूसरा हो जाएगा आपका मंगोलायड। दूसरा क्या हो जाएगा, मंगोलायड। ठीक है, मंगोलायड। अब मंगोलायड बिल्कुल क्लियर है, आपके समझ में सब कुछ है। मंगोल कहते हैं यहाँ पर थोड़ा सा आप एशिया के पूरब में चले जाओगे, किधर चले जाओगे, तो पूरब में चले जाओगे, तो वे कौन हो जाएंगे आपके, मंगोलायड। ठीक है, तीसरा हो जाएगा न्याग्रा। तीसरा क्या हो जाएगा आपका,
तो न्याग्रा जनजाति में आने वाले मनुष्य। ठीक है, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि काफी से समझ में आ गया आपको। मंगोलाइड थोड़ी सी और आगे चले, मंगोलिया चीन के पास में मंगोलिया, वो वाली बात हो गई है। न्याग्रा जनजाति आपको पता है अमेरिका अफ्रीका इनमें पाई जाने वाली जनजाति होती है। आज के समय में बैटमैन जो कि मनुष्य के रूप में आज आधुनिक रूप में जाना जाता है, आधुनिक रूप में उसको जाना जाता है। तो अपन ने क्या किया, आज 6 रूपों में मनुष्य आधुनिक मनुष्य होता है उसको पूरे प्रकाश को देख लिया है। तो सबसे पहले अब इसके बारे में आपको थोड़ा समझना है। देखो हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज़ के बारे में विस्तार से नहीं पढ़ते तो हमें कुछ याद नहीं होता है। इसलिए हम बार बार यही बात बोलेंगे। और दूसरी बात, आप लोग क्या करिएगा, इसको लिखिएगा। यदि लिखेंगे नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, आप अपना याद नहीं कर सकते हैं। आज की जो जनरेशन है बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है इस चीज़ के लिए, क्योंकि उसने क्या किया है, मोबाइल से पढ़ना तो शुरू किया है, ठीक है अच्छा है, बट क्या करते हैं उसमें लिखना शुरू नहीं करते। यदि आप लिखोगे तभी आप उसकी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपको लिखना होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। सुन सुन के आप नहीं कर सकते हैं। अपने माइंड अपने दिन रात में, दिन रात 24 घंटे इतनी आवाज़ें चलती हैं अपने माइंड में, तो किस चीज़ को याद रखना। तो ये चीज़ें होती हैं, इनको आपको लिख के चलना है, याद करके चलना है। दूसरी टॉपिक क्या हो जाएगी आपकी, तो आज आपको जो प्राचीन इतिहास है उसमें अपन ने 2 काल देखे थे, एक तो पाषाण और दूसरा अपना धातु। उसको भी आप यही समझ लें, क्योंकि अपन जब डिटेल से पढ़ेंगे तो उसके बारे में पूरा का पूरा देखेंगे। आज थोड़ा सा आप समझ लें। यदि हम बात करते हैं तो आपकी अगली हेडिंग के रूप में हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, फ्लो चार्ट को थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं और उसको आप समझेंगे। ठीक है, अब आप हेडिंग हो जाएगी प्राग ऐतिहासिक काल। यदि आप क्या करेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल, यहाँ पर आपको समझना है प्राग ऐतिहासिक काल। यदि हम प्राग ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, यदि आज की वीडियो में इसको समझ लिया तो आपका जो प्राचीन इतिहास का समय काल है उसको पूरी तरह से समझ जाएंगे। प्राग ऐतिहासिक काल में यदि हम बात करते हैं तो 2 तरीके से चलेंगे आप लोग। ठीक है, एक साइड अपन कर लेंगे क्या, एक साइड कर लेंगे अपन पाषाण युग, इसको आप समझेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे, यही तो सब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ कर लेंगे अपन धातु युग। क्योंकि जो मनुष्य होता है उसने किस समय काल में पाषाण यानी पत्थर का यूज किया और कब धातु का यूज करना शुरू किया, तो धीरे धीरे आपको ये भी आपको समझना है। यदि हम पाषाण की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले नंबर 1 पुरापाषाण काल। यदि हम पुरापाषाण काल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको खोजकर्ता कौन थे, हमने बताया था रॉबर्ट ब्रूस ये बताया था इस खोजकर्ता कौन होते हैं, तो पुरापाषाण काल रॉबर्ट ब्रूस होते हैं। और अब यहाँ पर एक चीज याद करना, पुरापाषाण में जो इनके रहने का स्थान थे, यानी इनका क्या बोलते हैं, अधिवास। यदि हम इनके अधिवास की बात करते हैं, पूरा आप समझते चलेंगे, पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। यदि हम अधिवास की बात करते हैं तो ये आपके शैलाश्रय अधिवास में रहते थे। कैसे, कहाँ पर रहते थे, तो शैलाश्रय अधिवास। अब शैलाश्रय अधिवास का मतलब क्या होता है, शैलाश्रय अधिवास का मतलब होता है कि जो गुफाएं पत्थरों की, चट्टानों की, वहां पर जे रहने मकान बनाना तो पता नहीं था कि क्या होता है, पहले तो थी ही नहीं, आपको पता है हर चीज का विकास धीरे धीरे हुआ है। तो शैलाश्रय जहां पर उन्होंने शेर गुफाएं, जानवरों की गुफाएं मिला करती थी, उसी में उनका निवास किया करते थे और पेड़ पौधों पर रहा करते थे, समय के अनुसार काम करते थे। ठीक है, यदि बात करते हैं दूसरे की बात करते हैं तो पहला आपने देख लिया पुरापाषाण। अच्छा, दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा आपका हो जाएगा कौन सा, मध्यपाषाण। आपको यहाँ समझना है, क्या करना है, मध्यपाषाण। यदि हम मध्यपाषाण की बात करते हैं तो इनके कौन की खोज करता कौन थे, तो जॉन इवांस। कौन थे आपके, तो जॉन इवांस। ये क्वेश्चन आपके पेपर के हो जाते हैं, कौन थे, तो इसको खोज करने किसको जाना जाता है, तो जॉन इवांस को जाना जाता है। यदि इनकी बात करते हैं तो यह इसमें जो यह आकृटक तथा पशुपालन, कैसा था ये, आकृटक तथा
पशुपालन काल था, पशुपालक काल था, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं इसके अधिवास, तो इसके अधिवास में आपको याद करके चलना है, इसका अधिवास था एक जो ये लोग हैं, एक नदी तट नदी तट पर रहने वाला हो गया था। क्या क्या करके चलना, थोड़ा समझ के चलना कि जो पाषाण युग है, इसमें मध्य पाषाण की खोज करता किसको बोला जाता है, जॉन इवांस। देखो खोज करता कैसा होता है, इससे संबंधित खोज सबसे पहले किसने की, तो जॉन इवांस, को उसके नाम पर खोज करता को समझ लीजिए, ठीक है। ये मनुष्य जो था मध्य पाषाण में, ये आर्किटक। अच्छा, आर्किटक का मतलब क्या होता है, आर्किटक का मतलब तो शिकार करना, अपना भरण पोषण यानी अपना जो जीवन चलाता था तो जानवर को शिकार से करता था। कैसे करता था, तो आर्किट का मतलब होता है शिकार करना, तीर धनुष के द्वारा क्या किया करता था और शिकार करता था। फिर धीरे धीरे इसने औजार बनाना शुरू किए, तो पत्थरों के औजार बनाए, है ना, आपने देखा होगा भाला टाइप का बनाना, कुल्हाड़ी, ये सारी चीजें बनाई किसके पास, पत्थरों के, ठीक है। तो आर्किटक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, आर्किटक मतलब शिकार करना, तो शिकार करके भरण पोषण करना। और पशुपालक, इसमें क्या हुआ, और धीरे धीरे इसने पशुओं को पालना शुरू कर दिया, क्या कर दिया, पशुपालन शुरू कर दिया है। और इसका अधिवास नदी तक, अब नदी तक के किनारे सभ्यता, अब इसीलिए बोलते थे सभ्यताओं का पालना किसे कहते हैं, नदियों को सभ्यताओं का क्या बोला जाता है, पालना बोला जाता है, क्योंकि लोग बात अपनी सुविधा के अनुसार कहाँ पर रहने लगे, तो नदियों के किनारे, क्योंकि पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है पशुओं को, खुद के लिए, जानवरों के लिए। क्या हुआ, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, इनको आपको समझना चाहिए। उसके पीछे जाया करो, मध्य पाषाण, जॉन इवांस, आर्किटक, पशुपालक और दूसरा नदी तट। अब इसके पीछे रीजन समझा करो। नदी तट मतलब मनुष्य की उपयोगिता के अनुसार नदी के तट के किनारे पर रहने वाले और सभ्यताएं और विकास का भाव सबसे ज्यादा अपने विश्व में आपने पढ़ा होगा इतिहास में, तो सभ्यता का विकास कहाँ पर, नदियों के तट पर, नदियों के किनारे पर, ठीक है। अब आ जाएंगे तीसरी हेडिंग। तो पहली हेडिंग क्या हो गई थी आपकी, पुरापाषाण, दूसरी मध्य पाषाण, यदि हम तीसरी बात करते हैं तो तीसरी हो जाएगी नवपाषाण, नवपाषाण काल। यदि हम नवपाषाण काल की बात करते हैं तो इसकी खोज किए डॉक्टर प्राइमरोज। कौन है इसकी खोज करता, डॉक्टर प्राइमरोज। यदि हम डॉक्टर प्राइमरोज की बात करते हैं तो इन्होंने नवपाषाण काल की खोज के बारे में बोला जाता है। यदि बात करते हैं तो इसमें प्रथम खाद्य उत्पादक, यानी इसने क्या करना शुरू कर दिया, खेती, प्रथम खाद्य उत्पादक, इस मनुष्य ने क्या कर दिया, खेती करना शुरू कर दिया और पहिए एवं कृषि का आविष्कार कर दिया, पहिए एवं इसका कृषि का आविष्कार किया, ठीक है। और इसका आवास बोले हम, तो इसका अधिवास क्या था, अधिवास की बात करते हैं तो गर्भ तथा स्थायी आवास, इसने क्या कर लिया, गर्भ तथा स्थायी आवास बना दिया। क्या कर लिया, स्थायी आवास, यानी कि यह घरों मकानों में रहने वाला मनुष्य हो जाता। कहाँ से, तो नवपाषाण से। अब नवपाषाण में स्थायी आवास करना है, उसने क्या किया, यानी स्थायी आवास मतलब गुफाओं के रूप में, जैसे कच्चे मकान बनाना, कच्ची चीजें बनाना शुरू करता कि हम ऐसे कैब बनाकर, कैब जैसे ही हम बनाकर स्टार्ट, अब नदियों के किनारे रहने लगे, तो इसने क्या कर दिया, लकड़ियों का अपने क्या किया, अपना खुद का घर बनाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे उसने और आगे बढ़ते गए। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूरी क्लियर होगा, ये पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। पुरापाषाण अधिवास शैलाश्रय, और मध्यपाषाण में नदियों के तट, और नवपाषाण में गर्भ में और स्थायी लगभग नदियों के किनारे स्थायी रूप से रहने वाले मनुष्य हो जाते हैं। अब इसके बाद आएंगे यहाँ पर तो धातु युग। यदि हम धातु युग की बात करते हैं, सबसे पहला युग होगा ताम्र। तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा समझना है, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का यूज किया है, तांबे का। इसने तांबे का, तांबे का क्या है, तो पहला हो जाएगा आपका ताम्र युग। कौन सा हो जाएगा, तो ताम्र युग। यदि हम ताम्र युग की बात करते हैं तो इसमें मनुष्य ने क्या किया था, तांबे का प्रयोग शुरू कर दिया था। क्या कर दिया था, तांबे का प्रयोग किया था। इसमें तांबे का प्रयोग हुआ। और बात करते हैं यदि इसमें अधिवास की, तो इसमें जो अधिवास थे कच्चे पक्के अधिवास थे। कैसे थे अधिवास, तो इसमें जो कच्चे पक्के अधिवास थे, याद करते चलेंगे, इसमें क्या था,
कच्चे भी बनने लगे और पक्के भी बनाने लगे, कच्चे पक्के अधिवास हो जाते हैं। अब देखो क्या होता है, अगली घड़ी हो जाएगी आपकी जो दूसरी घड़ी हो जाएगी। ताम्र के बाद क्या आ गया था अपना कांस्य युग। यदि कांस्य युग की बात करते हैं, अब यही तो आपको समझना है कांस्य युग। यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। जो कांसा होता है जो तांबा तथा टिन से मिलकर बना होता है, इससे तांबा तथा टिन, यहाँ क्वेश्चन ध्यान करना, एक तांबा तथा टिन से मिलकर बना होता है। अर्थात मनुष्य ने तांबा के साथ साथ टिन का भी यूज करना शुरू किया, यानी टिन को मिलाकर तो कांस्य युग बोला या नहीं बोला गया, तो कांस्य युग। अब आपको बताना चाहिए कांस्य युग से संबंधित सभ्यता कौन सी थी, तो ये आप पढ़ते भी हैं सिंधु सभ्यता। कौन सी थी? सिंधु सभ्यता। तो यहाँ पर आपको याद करना चलता है सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो कांस्य युग सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता। यदि हम सिंधु सभ्यता की बात करते हैं, इसमें कौन सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता हो जाती है, इसी के अंतर्गत आती है। तो आज आप क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद अपनी अंतिम है हो जाती है लोह युग। तीसरा हो जाएगा आपका, तो कौन सा हो जाएगा आपका? लोह युग। यदि हम लोह युग की बात करते हैं, देखो सबसे पहले तांबा आया, उसके बाद कांस्य युग, कांसा यानी तांबा टिन आया, तो इसमें कांसा हो गया, फिर उसके बाद अपना लास्ट कौन सा आया? लोहा। सबसे अंतिम में आया कौन सा? लोहा। पहले तांबा, याद रखना सबसे अंतिम में कौन आया? तो लोहा आया। इसके बाद इसमें बात करते थे, इसमें लोहे का प्रयोग किया गया। इसमें क्या किया गया? लोहे का प्रयोग किया गया। और यदि बात करते हैं इसमें, तो क्या इसमें वैदिक काल, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वैदिक काल। अब इतने है वैदिक काल, आप समझो आप लोग, यानी अपनी जो सिंधु सभ्यता है, जो अपन ईश्वर की मानते हैं ना, त्रेता युग, तो ये सारी चीजें वैदिक काल में यही तो था। संस्कृत जो अपने साधु संत गुरुकुल वगैरह ये सारी चीजें यहीं पर थी। तो वैदिक काल किसमें लोह युग में जाना जाता है, तो वैदिक काल को जाना जाता है। और इसमें आपका अधिवास कैसे थे, तो इसमें पक्के अधिवास थे। ध्यान रखना, इसमें पक्के अधिवास थे। इसमें कैसे अधिवास थे, तो पक्के अधिवास थे। और इसमें भी कैसे थे, इसमें भी पक्के अधिवास थे। ठीक है, इसमें कैसे थे, तो पक्के अधिवास थे। इसमें अपना कांस्य हो गया। तो हमने क्या किया, प्राग ऐतिहासिक काल को दो तरीके से बांटा है, पाषाण युग और धातु युग। यदि हम पाषाण युग की बात करते हैं तो पत्थर वाला युग, यदि पत्थर वाले युग की बात करते हैं तो इसको तीन भागों में बांटा गया। पुरापाषाण आपको हो जाना चाहिए, इसमें रोगाज पुरुष को याद रखेंगे, मध्य पाषाण जॉन इवांस को याद करके चलेंगे, और नवपाषाण डॉक्टर प्राण रोज को याद करके चलेंगे। इसका इनके अधिवास के पुरापाषाण में, मध्य पाषाण नदियों के तट किनारे आ गए थे। इसके बाद आपको नवपाषाण में गर्भ तथा स्थायी लगभग लकड़ी बनाना हमने स्टार्ट कर दी थी नदियों के किनारे पर। इसके बाद आएगा धातु युग में। यदि धातु युग की बात करते हैं तो इसमें तांबे का प्रयोग किया जाने लगा था। कच्चे तथा पक्के अधिवास हो गए थे। क्या हुए थे? कच्चे तथा पक्के अधिवास हो गए थे। कांस्य युग की बात करते हैं तो तांबा के साथ टिन को मिला देते हैं तो कांसा बन जाता है। कांस्य युग सभ्यता कौन सी है? तो सिंधु सभ्यता की कांस्य युग सभ्यता है। और इसमें लोगों के अधिवास के रूप पक्के हो चुके हैं। आपने देखा होगा सिंधु सभ्यता में जो मकान थे वो पक्की ईंटों के द्वारा बनाए गए, इसलिए मकान कैसे हो गए थे, तो पक्के बनाए। कच्चे तो थे लेकिन बट पक्के मकान थे। सिंधु सभ्यता आपने देखा खुदाई में अगर पाया जाता है तो बेहतरीन पक्की ईंटों से बने हुए वे अवशेष पाएंगे। इसलिए उन्होंने बताया है कुछ करता होते कि जो सिंधु सभ्यता थी तो पक्के मकान वाली सभ्यता थी। इसका लोह युग में लोहा का प्रयोग किया गया। और वैदिक काल में इसका जो वैदिक काल जो आता है लोह युग के अंतर्गत आता है। इसके इनके अधिवास देखें तो पक्के अधिवास तो आपने देखा होगा त्रेता युग, द्वापर युग, यहाँ पर हमने जो हमें बताया जाता है टेलीविजन के माध्यम से या किसी के माध्यम से जो अपन को नाटक कार्यक्रम दिखाए जाते हैं तो उनका पक्के अधिवास दिखाए जाते हैं। इस तरह हमने क्या कर लिया, आज आधुनिक मानव तत्व प्रकाश को देख लिया है और इसमें हमने मनुष्य के बारे में देखा है कि कैसे मनुष्य था, धीरे धीरे कैसे कैसे परिवर्तन होता गया। और दूसरे पर क्या किया, आज जो प्रागैतिहासिक काल पाषाण काल है और धातु काल है, इसके बारे में हमने आज पूरा समझ लिया है। अब अगला वीडियो पर अगला देखते हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और अगर विस्तार से पढ़ना है तो मुझे फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।